नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 14 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर क्या करता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर ऑप्शन नंबर ए है, यह ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह मशीनी भाषा का उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह एक समय में एक कथन का अनुवाद करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यह एक समय में दो कथनों का अनुवाद करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और इसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर भी कंपाइलर को कहा जाता है। कंपाइलर करता क्या है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में बनने वाले प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। जो कंपाइलर है वह हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जो कंपाइलर है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर भी होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है या मशीन लैंग्वेज में बदलता है, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। यह इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम होता है, उसे कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम। और सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, मतलब सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, और यह कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न करता है। जो कंपाइलर है वह सोर्स प्रोग्राम को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि MS वर्ड में यदि हमें किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एक होता है नॉर्मल कॉपी। नॉर्मल कॉपी की शॉर्टकट की तो होती है कंट्रोल सी। नॉर्मल कॉपी मतलब आपको कोई टेक्स्ट कॉपी करना है, कोई शेप कॉपी करना है, कोई पिक्चर कॉपी करनी है तो कॉपी का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी।
और एक नॉर्मल पेस्ट होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं। लेकिन यह तो किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट की है, किसी ऑब्जेक्ट को। हमसे तो पूछा गया है यदि हमें किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने के लिए एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। यह ऑप्शन MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के होम टैब में प्राप्त होता है और क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्राप्त होता है। होम टैब में प्राप्त होता है और क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्राप्त होता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C से फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है और Ctrl+Shift+V से फॉर्मेटिंग को पेस्ट किया जाता है। Ctrl+Shift+C फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+Shift+V फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जो एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर देता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस ऑप्शन का उपयोग एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है, वह होता है फॉर्मेट पेंटर। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यदि हम MS वर्ड में किसी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जिसकी हमने फॉन्ट साइज चेंज करी है, फॉन्ट चेंज कर दिया है, इसको हमने रेड कलर में कर दिया है, बोल्ड कर दिया है और इटैलिक, हमने कुछ टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब यदि हमें इस पहले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को अपने डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना है तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, जहां पर पहले से फॉर्मेटिंग है वहां से फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा और दूसरे टेक्स्ट पर जाकर उसे पेस्ट कर देगा। जो फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन है यह होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं, आपको जहां से फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है वहां पर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। हमें इस टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम कीबोर्ड से Ctrl+Shift+C को प्रेस करेंगे। Ctrl+Shift+C फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की है और हमें जिस टेक्स्ट पर यह फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम Ctrl+Shift+V को प्रेस कर देंगे। Ctrl+Shift+V से फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यह होता है फॉर्मेट पेंटर जो एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है दूसरे स्थान पर पेस्ट कर देता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Ctrl+Shift+C फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक द्विदिशीय बस है जो निर्देश और डेटा दोनों को ले जाती है। ब्लैंक एक द्विदिशीय बस है जो निर्देश और डेटा दोनों को ले जाती है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ब्लैंक एक बाय डायरेक्शनल बस है जो निर्देश और डेटा दोनों को ले जाती है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से पूछा गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर से हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो मदरबोर्ड होती है उसमें कई प्रकार की बस यूज की जाती हैं। बस क्या होती हैं? बस का यूज डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जो बस होती हैं वह एक डिवाइस के डेटा को दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफर करने का वर्क करती हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक एक द्विदिशीय मतलब दोनों दिशाओं में डेटा को लाने ले जाने का वर्क करती है। वाई डायरेक्शनल द्विदिशीय मतलब दोनों दिशाओं में वाई डायरेक्शनल बस है जो निर्देश और डेटा दोनों को ले जा सकती है। एक ऐसी बस का नाम हमें बताना है जो दोनों दिशाओं में काम करती है, वाई डायरेक्शनल होती है और डेटा और निर्देश दोनों को ले जाती है। उस बस को कहा जाता है डेटा बस।
डेटा को ले जाने वाली बस कौन सी होगी? डेटा बस, जो कि एक बाय डायरेक्शनल बस होती है, जो कि दोनों दिशाओं में वर्क करती है। बस क्या होती है कंप्यूटर में? बस एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा सर्किट है जिसका उपयोग एक डिवाइस के डेटा को दूसरी डिवाइस तक ले जाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेटा बस एक द्विदिशीय बस है, मतलब बाय डायरेक्शनल बस है जो निर्देश और डेटा दोनों को ले जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? हमसे रैम से एक क्वेश्चन पूछा गया है, रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मतलब रैम में जो डेटा स्टोर किया जाता है वह टेम्परेरी स्टोर होता है, कुछ समय के लिए स्टोर होता है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। रैम में वह डेटा स्टोर होता है जो करंट टाइम पर सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। रैम में वह डेटा स्टोर किया जाता है जो अभी सीपीयू के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। हमें एक क्वेश्चन दिया है कि रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? रैम सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेसेबल है। रैम सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेसेबल है, मतलब रैम को सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। हाँ, किया जाता है, क्योंकि रैम से डेटा सीपीयू के पास भेजा जाता है। यह तो सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रैम प्रकृति में अस्थिर होती है। रैम प्रकृति में अस्थिर होती है, मतलब रैम में टेम्परेरी लेवल पर डेटा को स्टोर किया जाता है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रैम का उपयोग उस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। रैम में वह डेटा स्टोर होता है जो अभी सीपीयू के द्वारा यूज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का भाग है। रैम तो सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है। मतलब यहां पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन नंबर डी, रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का भाग है। रैम सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है, रैम तो हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो ऑप्शन नंबर डी है वह विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि रैम तो एक प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसमें क्रॉस हेयर के साथ ग्लास या मैग्नीफाइड ग्लास होता है, जिससे उपयोगकर्ता किसी वस्तु का सही पता लगा सकते हैं या सटीक ड्राइंग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि इनपुट डिवाइस से संबंधित है। इनपुट डिवाइस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसमें क्रॉस हेयर के साथ ग्लास या मैग्नीफाइड ग्लास होता है, जिससे उपयोगकर्ता मतलब यूजर किसी वस्तु का सही पता लगा सकते हैं या सटीक ड्राइंग बना सकते हैं। यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। कई प्रकार की इनपुट डिवाइस होती हैं, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वह एक डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइस से पूछा गया है। हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस होती है जिसमें क्रॉस हेयर के साथ ग्लास या मैग्नीफाइड ग्लास लगा होता है और जिससे हम ड्राइंग बना सकते हैं या किसी स्क्रीन की पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वह डिवाइस होती है पक एक इनपुट डिवाइस है जो कि
ड्राइंग करने के लिए या स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज की जाती है। यह माउस के समान ही होती है, लेकिन यह राउंड शेप की होती है, गोल आकार की होती है, जो कि ड्राइंग करने के लिए या स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज की जाती है। पक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक क्रॉस हेयर के साथ ग्लास या मैग्नीफाइड ग्लास होता है, जिसका यूज जनरली ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। यह माउस के समान ही होती है, लेकिन इसका जो शेप होता है वह राउंड शेप का होता है और इसके द्वारा ड्राइंग वगैरह की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें क्रॉस हेयर के साथ ग्लास लगा होता है और इस इनपुट डिवाइस का यूज स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित हमें 4 प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय हाई साउंड करते हैं, अधिक आवाज करते हैं, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जो प्रिंटिंग करते समय लो साउंड करते हैं, कम आवाज करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। इंपैक्ट प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, आउटपुट होता है, वह लो होता है, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी भी हाई होती है। कई प्रकार के इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, कई प्रकार के नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। हमें 4 प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट तो एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर भी एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर भी एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि प्रिंटिंग करते समय अधिक आवाज करता है। इसका जो प्रिंट आउट होता है उसकी क्वालिटी लो होती है और इसकी स्पीड भी स्लो होती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए टोनर ब्लैंक का उपयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए टोनर ब्लैंक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर मतलब एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है और यह क्वेश्चन लेजर प्रिंटर से पूछा गया है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इंपैक्ट जो कि सबसे फास्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर एक सबसे तेज प्रिंटर होता है, फास्टेस्ट प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, जो कि एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। और लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए ड्राई पाउडर यूज किया जाता है। ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है टोनर। लेजर प्रिंटर के अंदर ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है टोनर, और टोनर को भरा जाता है कार्ट्रिज में। टोनर को कहां फिल किया जाता है? कार्ट्रिज में। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि फास्टेस्ट प्रिंटर है, सबसे तेज गति में काम करता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग करने के लिए ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर यूज किया जाता है जिसे टोनर कहते हैं, और टोनर को भरा जाता है, फिल किया जाता है कार्ट्रिज में। कार्ट्रिज के अंदर टोनर को भरा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लेजर प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं। कार्ट्रिज एक ऐसा पार्ट है प्रिंटर का जिसमें टोनर को रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ट्रिज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ठीक से कनेक्ट होने पर भी आपके प्रिंटर में फ्लैश लाइट नहीं जल रही है
तो आप संभवतः किस समस्या का सामना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है और यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी के पेपर में पूछे गए हैं। प्रिंटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अब सीपीसीटी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। एमएस वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि ठीक से कनेक्ट होने पर भी आपके प्रिंटर में फ्लैश लाइट नहीं जल रही है तो आप संभवतः किस समस्या का सामना कर रहे हैं। यदि आपका प्रिंटर सही तरीके से कंप्यूटर से जुड़ा है, सही तरीके से कनेक्ट है, लेकिन फिर भी आपके प्रिंटर में फ्लैश लाइट नहीं जल रही है तो आप जर्नली किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यह हमें यहां पर बताना है। प्रिंटर सही तरीके से कंप्यूटर से जुड़ा है लेकिन फिर भी कंप्यूटर में फ्लैश लाइट नहीं जल रही है तो जर्नली कौन सी प्रॉब्लम वहां पर आ रही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पेपर जाम से संबंधित समस्या है। आपके प्रिंटर में पेपर फंस गया है क्या। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ड्राइवर से संबंधित समस्या है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, टोनर से संबंधित समस्या है। या ऑप्शन नंबर डी क्या है, डेटा केबल से संबंधित समस्या है। यदि हमारा प्रिंटर सही तरीके से कनेक्ट है लेकिन फिर भी प्रिंटर में यदि फ्लैश लाइट नहीं जल रही है तो हो सकता है हमारे प्रिंटर का सही ड्राइवर इंस्टॉल ना हो या प्रिंटर का ड्राइवर काम ना कर रहा हो, वह सही तरीके से इंस्टॉल ना हो। ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर, प्रिंटर तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर, लेकिन प्रिंटर को चलाने के लिए, प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना होता है। उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है प्रिंटर का ड्राइवर। जो भी स्पेशल टाइप की हार्डवेयर डिवाइस होती हैं उन सभी हार्डवेयर डिवाइस का अपना एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। डिवाइस ड्राइवर, स्पेशल टाइप की हार्डवेयर डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। और यदि किसी हार्डवेयर डिवाइस को हमें सही तरीके से उपयोग करना है तो उसका डिवाइस ड्राइवर भी हमें इंस्टॉल करना होता है। यदि हमारा प्रिंटर फ्लैश लाइट शो नहीं कर रहा है मतलब प्रिंटर में ड्राइवर से संबंधित समस्या हो सकती है। जब तक हम प्रिंटर का ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर ड्राइवरों का उद्देश्य एप्लीकेशनों को ब्लैंक के तकनीकी विवरणों के बारे में जाने बिना मुद्रण करने की अनुमति देना है। प्रिंटर ड्राइवरों का उद्देश्य एप्लीकेशनों को ब्लैंक के तकनीकी विवरणों के बारे में जाने बिना मुद्रण करने की अनुमति देना है। अगला क्वेश्चन फिर प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर ड्राइवरों का उद्देश्य एप्लीकेशनों को, मतलब प्रिंटर ड्राइवर जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है उसका पर्पस एप्लीकेशंस को ब्लैंक के तकनीकी विवरणों, तकनीकी मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बिना मुद्रण करने की अनुमति देना है। एक क्वेश्चन और प्रिंटर से संबंधित पूछा गया है कि जो प्रिंटर के ड्राइवर होते हैं उनका उद्देश्य जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ब्लैंक के तकनीकी विवरणों मतलब टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जाने बिना मुद्रण मतलब प्रिंटिंग करने की परमिशन देना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर मॉडल। प्रिंटर मॉडल, प्रिंटर ड्राइवरों का उद्देश्य एप्लीकेशनों को प्रिंटर मॉडल के तकनीकी विवरणों के बारे में जाने बिना मुद्रण करने की अनुमति देना है। मतलब जो प्रिंटर के ड्राइवर होते हैं उनका यह पर्पस होता है कि कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर बिना प्रिंटर का मॉडल, बिना प्रिंटर के मॉडल के तकनीकी नॉलेज के बिना भी प्रिंटिंग का वर्क कर सकता है। मतलब प्रिंटर का जो ड्राइवर है उसका यह उद्देश्य, यह पर्पस होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रिंटर के मॉडल का जो टेक्निकल नॉलेज है उसको बिना जाने भी प्रिंटिंग कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर मॉडल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के निम्न में से कौन से फीचर को समान पंक्ति या कॉलम के कंटेंट को निकटवर्ती सेल में त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
MS एक्सेल के निम्न में से कौन से फीचर को समान पंक्ति या कॉलम के कंटेंट को निकटवर्ती सेलों में त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है कि MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर होता है जो एक समान रो या कॉलम के कंटेंट को जो हमारे निकटवर्ती सेल हैं, मतलब पास के सेल हैं, प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग सेल हैं, उसमें एक ही प्रकार से कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब MS एक्सेल का एक ऐसा फीचर हमें बताना है जिसके द्वारा हम एक सेल में भरे गए डेटा को किसी दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक समान रूप से। MS एक्सेल का एक फीचर होता है जिसका नाम होता है फिल हैंडल। फिल हैंडल क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेल में कोई डेटा भरा है, उसी डेटा को यदि आपको नीचे वाले सेल में भरना है तो आप उसे क्या कर देते हैं? फिल हैंडल से ड्रैग कर देते हैं, जिसे ऑटोफिल भी कहा जाता है। ऑटोफिल, फिल हैंडल या ऑटोफिल एक्सेल का एक ऐसा फीचर होता है जो कि एक सेल की वैल्यू को रो वाइज या कॉलम वाइज फिल करने के लिए, मतलब कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल के निम्न में से कौन से फीचर को समान पंक्ति या कॉलम के कंटेंट को निकटवर्ती सेलों में त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह होता है फिल हैंडल। फिल हैंडल या ऑटोफिल भी कहा जाता है, जो कि एक सेल की वैल्यू को कॉलम वाइज या रो वाइज फिल करने की या कॉपी पेस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर कोई डेटा भरा है, कोई नंबर भरा है। अब यदि हमें इसी नंबर को नीचे वाले कुछ सेल में भरना है या राइट साइड वाले कुछ सेल में भरना है तो हम फिल हैंडल का यूज करेंगे। जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर फिल हैंडल होता है, जिसको ड्रैग करके हम सेम वैल्यू को नीचे वाले या राइट साइड वाले सेल में फिल कर सकते हैं। यह होता है फिल हैंडल। फिल हैंडल करता क्या है? फिल हैंडल के द्वारा हम एक सेल की वैल्यू को जो निकटवर्ती सेल हैं, मतलब आसपास के सेल हैं, उनमें फिल कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किस फीचर के द्वारा? फिल हैंडल के द्वारा या ऑटोफिल के द्वारा। यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल हैंडल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर को वायरस और मैलवेयर से सुरक्षित रखने का तरीका निम्न में से क्या होगा? अपने कंप्यूटर को वायरस और मैलवेयर से सुरक्षित रखने का तरीका निम्न में से क्या होगा? यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से या साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी से। अपने कंप्यूटर को वायरस या मैलवेयर से सुरक्षित रखने का तरीका निम्न में से क्या होगा? वायरस और मैलवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। जो मैलवेयर है वह भी वायरस का ही एक टाइप होता है। वायरस या मैलवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है, जो कि यूजर के लिए और यूजर के कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है। वायरस से हमारे कंप्यूटर का डेटा डिलीट हो सकता है, करप्ट हो सकता है, डेटा का मिसयूज हो सकता है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और वायरस से प्रोटेक्शन के लिए हम एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अपने कंप्यूटर को वायरस और मैलवेयर से सुरक्षित रखने का तरीका निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? अज्ञात प्रेषक द्वारा भेजे गए मेल में आए हुए लिंक पर क्लिक ना करें। ऑप्शन नंबर ए है अज्ञात प्रेषक द्वारा भेजे गए मेल में आए हुए लिंक पर क्लिक ना करें। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जितनी अधिक हो सके फाइलें डाउनलोड करें। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पॉपअप को हमेशा खुलने दें। पॉपअप मतलब जब आप इंटरनेट चलाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ विंडो खुलती हैं, उन्हें कहा जाता है पॉपअप। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? यदि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो फायरवॉल को हमेशा बंद रखकर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अपने कंप्यूटर को यदि हमें वायरस और मैलवेयर से बचाना है, सुरक्षित करना है,
तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी में तो लिखा है जितनी अधिक हो सके फाइल डाउनलोड करके। इससे थोड़ी हम वायरस से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इससे तो और अधिक वायरस आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पॉपअप को हमेशा खुलने दें। पॉपअप कुछ छोटे डायलॉग बॉक्स होते हैं जो कि इंटरनेट पर किसी फाइल को डाउनलोड करने पर, किसी वेबसाइट पर क्लिक करने पर ओपन होते हैं। तो जनरली पॉपअप से भी वायरस या मैलवेयर हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? यदि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो फायरवॉल को हमेशा बंद रखकर, फायरवॉल को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायरवॉल भी हमारे कंप्यूटर का प्रोटेक्शन करता है, सिक्योर करता है। तो यह तीनों ऑप्शन तो गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। यदि हमें अपने कंप्यूटर को वायरस या मैलवेयर से सुरक्षित करना है तो अज्ञात प्रेषक द्वारा भेजे गए मेल में आए हुए लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे ईमेल जो अननोन पर्सन से आए हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, और यदि उस ईमेल में कोई लिंक दी गई है तो हमें उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह लिंक हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे ईमेल को कहा जाता है स्पैम ईमेल या जंक ईमेल। स्पैम ईमेल या जंक ईमेल एक ऐसा ईमेल होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को सेटअप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम को सेटअप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक नहीं है? मतलब यदि हमें कोई कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, कंप्यूटर सिस्टम का सेटअप करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक कंपोनेंट नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके बिना भी कंप्यूटर सिस्टम का सेटअप हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की तो जरूरत रहेगी हमें, तभी तो कंप्यूटर सिस्टम का सेटअप होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो हमारा कंप्यूटर बूट ही नहीं हो सकता। बूट नहीं हो सकता मतलब ऑन नहीं हो सकता। और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए जरूरी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर सेटअप हो सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो किसी फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं, वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर सेटअप हो सकता है, लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटअप नहीं हो सकता, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं हो सकता और बिना हार्डवेयर के नहीं हो सकता। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी होंगे तो भी हमारे कंप्यूटर का सेटअप हो सकता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL क्या है? URL क्या है? हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, URL क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। ऑप्शन नंबर बी है एक लाइव चार्ट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी रिसोर्स का एड्रेस है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? इंटरनेट विजार्ड की व्याख्या करने में उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, URL क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उसे इंटरनेट पर पहचाना जाता है। URL मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी रिसोर्स का, किसी वेब पेज का, किसी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस रिसोर्स को, उस वेबसाइट को, उस वेब पेज को इंटरनेट पर पहचाना जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब पर। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट पर किसी रिसोर्स का एड्रेस होता है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक मानव संसाधनों से जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्कों के उपयोग
से संबंधित अवधारणा है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक मानव संसाधनों से जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्कों के उपयोग से संबंधित अवधारणा है। यह क्वेश्चन एक कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है, जिसमें हमें यह बताना है कि मानव संसाधनों से जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्कों के उपयोग से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट कौन सा है। इंसानों को, मानव को संसाधनों से जोड़ने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक टेक्निक वर्क करती है, जिसे कहा जाता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब आपस में संसाधनों को जोड़ देना। कनेक्टिविटी, जब कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी तभी तो कोई इंफॉर्मेशन या रिसोर्स शेयर किए जा सकते हैं। मतलब जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस होती हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उन सभी के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कनेक्टिविटी क्रिएट करनी होती है। कनेक्टिविटी मतलब एक कनेक्शन। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिविटी मानव संसाधनों से जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्कों के उपयोग से संबंधित अवधारणा है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करना, उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट करना, तभी तो नेटवर्क में यूज होने वाली सभी डिवाइस आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कनेक्टिविटी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन का यूज किया जाता है। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं। वेब ब्राउजर अलग होता है और सर्च इंजन अलग होता है। वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हैं। जबकि सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक वेबसाइट है जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। मतलब सर्च इंजन को भी वेब ब्राउजर के अंदर ही ओपन किया जाएगा। सर्च इंजन होती है वेबसाइट, और वेबसाइट को किसके अंदर ओपन करते हैं? वेब ब्राउजर के अंदर। तो वेब ब्राउजर अलग होता है, सर्च इंजन अलग होता है। वेब ब्राउजर के अंदर ही सर्च इंजन को ओपन किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग तो एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, गूगल सर्च, यांडेक्स भी एक सर्च इंजन है, यांडेक्स यह भी एक सर्च इंजन है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। गूगल सर्च भी एक सर्च इंजन है जिसे गूगल ने बनाया। यांडेक्स भी एक सर्च इंजन है जो कि रसिया का है, रूस का है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 के चेंज केस के अंतर्गत ब्लैंक विकल्प होते हैं। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड 2019 के चेंज केस के अंतर्गत ब्लैंक विकल्प होते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2019 का जो चेंज केस ऑप्शन होता है उसके अंदर कितने ऑप्शन या विकल्प होते हैं। चेंज केस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और अब सीपीसीटी के पेपर में चेंज केस टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी चेंज केस टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। यहां पर हम चेंज केस से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करेंगे। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है और चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। 5 प्रकार के, टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं और
चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शॉर्टकट की के द्वारा केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल कितने चलते हैं? 3। और MS वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। MS वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या करता है? आपके पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का पहला अक्षर बस बड़ा होता है, बाकी सभी अक्षर छोटे कर देता है सेंटेंस केस। तो यहां पर हमने चेंज केस से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। चेंज केस के अंतर्गत 5 या 5 विकल्प होते हैं। इनको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है, जिसमें टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या कैप्सलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है? सेंटेंस केस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सी लाइन स्पेसिंग अमान्य है? MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सी लाइन स्पेसिंग अमान्य है? यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है, जो कि लाइन स्पेसिंग टॉपिक से संबंधित है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा पैराग्राफ की 2 लाइनों के बीच में कुछ वर्टिकल स्पेस होता है, कुछ वर्टिकल गैप होता है। इस स्पेस को कहा जाता है लाइन स्पेस। इस स्पेस को कहा जाता है लाइन स्पेस। 2 लाइनों के बीच के वर्टिकल गैप को लाइन स्पेस कहा जाता है। जो लाइन स्पेसिंग होती है वह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जब हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं तो हम लाइन स्पेसिंग को भी चेंज कर सकते हैं। जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है यह MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अंदर होता है। यह ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा लेआउट टैब में भी होता है। लेआउट टैब में भी जो पैराग्राफ ग्रुप है वह MS वर्ड में 2 जगह मिलता है, होम टैब में और लेआउट टैब में। तो लाइन स्पेसिंग क्या होती है? 2 लाइनों के बीच का गैप। यहां पर लाइन स्पेसिंग से संबंधित आपको कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन बनता है MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है? MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15 लाइन स्पेसिंग। 1.15 लाइन स्पेसिंग MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है। आप Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। सिंगल लाइन, यदि हमें 1 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की भी क्या होती है? Ctrl+1। यदि हमें डबल लाइन स्पेसिंग सेट करनी है, डबल लाइन स्पेसिंग, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। और यदि हम Ctrl+5 को प्रेस करेंगे तो 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट हो जाती है। आप यहां पर लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की भी जरूर तैयार करें, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। लाइन स्पेसिंग में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी लाइन स्पेसिंग अमान्य है? जब हम MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे तो वहां हमें सिंगल लाइन स्पेसिंग स्टाइल दी जाती है, डबल दी जाती है, मल्टीपल दी जाती है, लेकिन ट्रिपल नाम की कोई लाइन स्पेसिंग स्टाइल नहीं दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने पैराग्राफ टाइप करे हैं। आप देख सकते हैं 2 लाइनों के बीच में कुछ गैप है, कुछ स्पेस है, इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। हम लाइन स्पेसिंग को शॉर्टकट की से चेंज कर सकते हैं। Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट होती है। और यदि आप प्रोसेस के थ्रू लाइन स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं तो होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहां पर कई प्रकार की लाइन स्पेसिंग दी गई है। कई प्रकार की यह लाइन स्पेसिंग दी गई है 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0। यहां पर आपको 3.0 को ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं समझना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में दिया गया था कि ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं होती। ट्रिपल लाइन स्पेसिंग आप इसको नहीं समझेंगे।
जब आप पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में भी लाइन स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग। यहां पर आप देखेंगे डबल लाइन स्पेसिंग होती है, सिंगल होती है, 1.5 होती है, एटलीस्ट होती है, एग्जैक्टली होती है, मल्टीपल होती, लेकिन यहां पर लाइन स्पेसिंग की स्टाइल ट्रिपल नहीं होती है। इसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। यहां का सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, मल्टीपल होती है, इसके अलावा एटलीस्ट होती है, एग्जैक्टली होती है, 1.5 होती है, लेकिन यहां पर ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं होती है। इसी का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। जो पैराग्राफ ग्रुप है यह होम टैब में तो प्राप्त होता है, इसके अलावा लेआउट टैब में भी पैराग्राफ ग्रुप होता है। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2019 में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड का एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड में यदि हमें रिप्लेस की विंडो खोलनी है, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खोलना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यहां पर आपको 4 शॉर्टकट की तैयार करनी है। एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है फाइंड। फाइंड क्या करता है? फाइंड डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को सर्च करने की सुविधा देता है, और फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। एक होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदलने की सुविधा देता है। हम फाइंड से जो भी शब्द सर्च करते हैं उस शब्द को नए शब्द से बदलने के लिए रिप्लेस ऑप्शन का यूज किया जाता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, और Ctrl+G गो टू की शॉर्टकट की होती है। गो टू के द्वारा हम डायरेक्ट किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं, और Ctrl+N तो न्यू की शॉर्टकट की होती है, न्यू फाइल को क्रिएट करने की। यहां पर हमसे रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछी गई थी जो कि होती है Ctrl+H। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस शॉर्टकट की को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में Ctrl+H को प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होती है, जिसमें रिप्लेस टैब सिलेक्ट होता है, रिप्लेस टैब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+H। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में नीचे दिया गया आइकन किसे व्यक्त करता है। हमें एक आइकन दिया गया है और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड में नीचे दिया गया आइकन किसे व्यक्त करता है। हमें एक आइकन दिया गया है और हमें यह बताना है यह किस टॉपिक का या किस ऑप्शन का आइकन है। आपने देखा होगा जब आप एमएस वर्ड में कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं तो रिबन में हर ऑप्शन का अपना एक आइकन भी होता है। आइकन के द्वारा उस ऑप्शन को पहचाना जाता है। हमें एक आइकन दिया गया है और हमें बताना है यह आइकन किस ऑप्शन का है। आप इस आइकन को ध्यान से समझें तो इसमें ABC लिखा है, मतलब ABCD लिखी है, और नीचे एक राइट का, करेक्ट का या सही का निशान लगा है। मतलब स्पेलिंग को यदि सही चेक करना है, स्पेलिंग को करेक्ट करना है, तो यह वाला आइकन यूज किया जाएगा। मतलब यह आइकन है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। एमएस वर्ड में जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ शब्दों को रेड कलर की लाइन से अंडरलाइन कर दिया जाता है, रेड कलर की लाइन से। वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की, और कुछ शब्दों को ब्लू या ग्रीन कलर की लाइन से अंडरलाइन कर दिया जाता है जहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। रेड कलर की अंडरलाइन स्पेलिंग को रिप्रेजेंट करती है, ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन ग्रामर की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है। इस स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक को सही करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का एक फीचर होता है जो कि एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7, और यह एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में होता है। प्रूफिंग ग्रुप में, रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है F7, और यह आइकन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का होता है। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है जहां पर स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन होता है
जिसमें ABC के नीचे एक राइट का निशान लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2013 के ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। MS वर्ड 2013 के ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है और स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन से ही पूछा गया है, जिसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा। वहां पर भी हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को डिटेल में समझा था। उसी ऑप्शन से संबंधित एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है। स्पेलिंग एंड ग्रामर करता क्या है? जिन शब्दों में स्पेलिंग की मिस्टेक होती है उन्हें रेड कलर से अंडरलाइन कर देता है। जिन शब्दों में ग्रामर की मिस्टेक होती है उन्हें ब्लू या ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर देता है। अब हमें बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है? डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड स्वचालित रूप से वर्तनी मतलब स्पेलिंग और व्याकरण मतलब ग्रामर की त्रुटियों के लिए आपके डॉक्यूमेंट की जांच करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही है। डिफॉल्ट रूप से जो MS वर्ड है वह ऑटोमेटिक रूप से स्पेलिंग और ग्रामर की जो मिस्टेक होती हैं उनको आपके डॉक्यूमेंट में चेक करता है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नीली रेखा व्याकरण संबंधी त्रुटि को इंगित करती है। मतलब ब्लू कलर की लाइन ग्रामर की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है। यह भी सही है, जिसमें गलत शब्द भी शामिल होते हैं। यह तो सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत वर्तनी वाले शब्दों को, गलत वर्तनी मतलब जिनकी स्पेलिंग गलत है, गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को लाल रंग से रेखांकित किया जाता है। यह भी सही है। जिन शब्दों की स्पेलिंग गलत होती है उन्हें रेड कलर की लाइन से अंडरलाइन कर दिया जाता है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नीली रेखा गलत वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग वाले शब्दों को दर्शाती है। यह स्टेटमेंट गलत है, यह कथन गलत है। नीली रेखा तो ग्रामर की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है, जबकि लाल रेखा वर्तनी मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीली रेखा गलत वर्तनी वाले शब्दों को नहीं दर्शाती है, नीली रेखा गलत व्याकरण को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।